ओके स्टूडेंट, तो आगे हमने देखना है कि मैग्नेटिक फील्ड में जब कोई चार्ज पार्टिकल मूव करता है ना, तो उसके ऊपर फोर्स लगती है। तो आगे हम उसी फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी तक तो हमने ये पढ़ा था कि जब कोई चार्ज पार्टिकल मूव करता है तो उसकी वजह से कुछ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। अब हमने मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई चार्ज पार्टिकल मूव करेगा, मैग्नेटिक फील्ड कहीं बाहर से प्रोवाइड कर रखी है, उसके अंदर अगर चार्ज पार्टिकल मूव करेगा तो उस पर जो फोर्स लगेगी उसके बारे में देखना है। ओके, तो जैसे मैं पहले तुम्हें थोड़ा सा फिगर में दिखा देता हूँ। इधर जैसे जो फिगर बना रखी है, इस फिगर में ये जो क्रॉस है इसका मतलब है मैग्नेटिक फील्ड, और ये क्रॉस का मतलब हो जाएगा कि मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो इनटू द प्लेन है, मतलब अंदर को मैग्नेटिक फील्ड जा रही है प्लेन के इनसाइड। और हमारे पास यहाँ पर एक चार्ज पार्टिकल है जिसका चार्ज क्यू है, मास एम है। तो ये चार्ज पार्टिकल जैसे ही मूव करेगा मैग्नेटिक फील्ड में, तो इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर एक फोर्स लगेगी। उस फोर्स की जो वैल्यू होती है वो यहाँ पे लिख रखी है पहली लाइन में, एफ इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। ओके, जो चीजें वेक्टर है उनके ऊपर एरो बना रखा है। तो ये हमारे पास फोर्स की वैल्यू होएगी जो चार्ज पार्टिकल पार्टिकल के ऊपर लगेगी जब वो मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा होगा। ओके, तो यहाँ से अब हम फोर्स की डायरेक्शन देख सकते हैं। फोर्स की डायरेक्शन कैसे पता लगेगी? पहला वेक्टर जो वी है इसके लॉन्ग फिंगर रखेंगे, राइट हैंड को यूज करना है, और अगला वेक्टर जो बी है उसके लॉन्ग घुमानी है। तो यहाँ पर तुम देख लो, पहला वेक्टर वी है, वी एक्स एक्सिस के लॉन्ग है। तो अपने राइट हैंड की फिंगर्स को एक्स एक्सिस के लॉन्ग मतलब वी के लॉन्ग रखें, और नीचे को अगर हम कर्ल करें, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, इनटू द प्लेन, तो हमारे पास थंब की डायरेक्शन ऊपर को आ जाएगी, ये जो बना रखी है ऊपर को। तो फोर्स की डायरेक्शन ये होगी। इस वजह से चार्ज पार्टिकल का कुछ पाथ इस तरह से होएगा जैसे ये फिगर में शो हो रखा है। वी वेलोसिटी की वजह से आगे मूव करेगा और एफ फोर्स की वजह से ऊपर को उठने लग जाएगा। तो इस कारण इसका मोशन कुछ इस तरह से होगा जो डॉटेड लाइन में शो हो रखा है। जब ये यहाँ पे पहुंच जाएगा, जब वी की डायरेक्शन क्या होगी, जो वेलोसिटी होती है वो तो ऑलवेज टेंजेंशियल होती है, पाथ के टेंजेंशियल होती है, तो उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन तो ये होएगी। तो फिर से जैसे ही हम इसके अकॉर्डिंग पहले वेक्टर के लॉन्ग फिंगर रखेंगे, दूसरे के लॉन्ग घुमाएंगे, तो हमारे पास एफ की डायरेक्शन ये आने वाली है। ओके, तो ये तुम अपना राइट हैंड यूज कर सकते हो। ओके, फिर इसके अंदर हमेशा हम अपना राइट हैंड यूज करते हैं। मैं तो पहले पहले भी कई बार तुम्हें बता चुका हूँ ये बात। ओके, तो इस तरह से हम राइट हैंड यूज करके इस फोर्स की डायरेक्शन का पता लगा सकते हैं। ये आगे उसने दे रखा है कि प्रैक्टिकली निकाला गया था ये फॉर्मूला, बस कुछ नहीं दे रखा, ये बता रखा है कि जो फोर्स होएगी चार्ज पार्टिकल के ऊपर लगेगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होएगी मैग्नेटिक फील्ड के। दैट विल बी आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज, एंड इट इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द v इंटू साइन थीटा। थीटा वो एंगल है जो v एंड b के बीच में है, वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड के बीच में। तो ये प्रैक्टिकली इस तरह से दिखा गया था कि फोर्स इन इन फैक्टर्स पे डिपेंड करती हैं। तो पहला, दूसरा एंड ये तीसरा जो है, ये तीनों हैं, इनको जैसे कंबाइन करेंगे, कंबाइनिंग फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ये आ जाएगा। ओके, और उसके बाद प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा के कांस्टेंट लगाएंगे तो इतना लिखा जाएगा। तो कांस्टेंट की वैल्यू 1 है इसके केस में प्रैक्टिकली निकाली गई, तो ये 1 आ जाएगी। तो एफ की वैल्यू ये आ जाएगी जो हमने फर्स्ट लाइन में यहाँ पर ऊपर लिख रखी थी। तो ये तो कोई ऐसी खास बात नहीं है ये सारा कुछ, फिर भी चलो तुम्हें पता होना चाहिए। लेकिन ये रिजल्ट मेन है जो तुमने दिमाग में याद रखना है, ये वाला जो लिख रखा है। तो अपने पास आ जाएगा। अब अगर हम बात करें कि एंगल जो थीटा है, जो वी एंड बी के बीच में एंगल है, वो 90 डिग्री है। तो जैसे वो 90 डिग्री भर देंगे तो ये साइन 91 होने वाला है। तो एफ की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्यू वी बी। तो ये मैक्सिमम वैल्यू होएगी एफ की, क्योंकि एफ की वैल्यू मैक्सिमम कब आनी है, जब एंगल कितना हो जाएगा 90। तो वो वी क्यू वी बी आ गया। अगर एंगल 0 या 180 हो जाता, तो साइन 180 हमें पता है 0 0 होता है, तो उसके केस में फोर्स की वैल्यू कितनी आने वाली थी, 0। एंड यूनिट जो होते हैं मैग्नेटिक फील्ड के वो टेस्ला होते हैं। ओके, तो ये अपने पास इस तरह से चार्ज पार्टिकल जब मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा, वो जिस मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है ना, वो एक्सटर्नल से अप्लाई कर रखी है, वो उस चार्ज पार्टिकल की वजह से नहीं है जो मूव कर रहा है, कहीं बाहर से दे रखी है। उस रीजन के अंदर अगर कोई चार्ज पार्टिकल मूव करे तो उसके ऊपर जो फोर्स लगेगी उस फोर्स की वैल्यू इतनी होती है, ये जो लिख रखा है, एफ इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। तो के भी आगे हमने ये देखना है कि मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इनसाइड अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ओके, कि जो चार्ज पार्टिकल होता है ना, उसका मोशन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में कैसा होता है।
ठीक है, तो उसके बारे में हमने देखना है, मतलब वो किस तरह का पाथ मैग्नेटिक फील्ड में वो फॉलो करेगा जब कोई चार्ज पार्टिकल मूव करेगा मैग्नेटिक फील्ड में। तो उसके अंदर हम इसको दो थोड़ा सा पार्ट्स में हम डिवाइड कर देंगे समझने के लिए। एक तो जब व्हेन V एंड B आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, जब मैग्नेटिक फील्ड जो B है एंड वेलोसिटी V है जब परपेंडिकुलर होंगे, उस केस में कैसा पाथ होगा चार्ज पार्टिकल का। एंड जब V एंड B नॉट परपेंडिकुलर होंगे उस केस में कैसा होगा। ठीक है, तो दोनों में हमने उसके पाथ के बारे में, उसकी ट्रिजेक्ट्री के बारे में देखना है चार्ज पार्टिकल की। मतलब आगे पहले हम इसको देखेंगे जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये कि व्हेन V एंड B आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो उसके केस में कैसे होगा। जैसे आप सपोज कर लो, हमने पीछे भी यही केस बनाया था कि मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन है और चार्ज पार्टिकल को मैं हॉरिजेंटली इस तरह से मूव कर रहा हूँ, हॉरिजेंटली किसी वेलोसिटी v देके चार्ज पार्टिकल को छोड़ दिया। ओके, तो अब ये परपेंडिकुलर हो गए। अब क्या गया, v की डायरेक्शन हॉरिजेंटल एंड b की डायरेक्शन इनटू द प्लेन है, तो दोनों के बीच में एंगल तो 90 डिग्री हो गया। तो मतलब ये वाला केस आ गया जो हम देख रहे हैं कि व्हेन v एंड b आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो उस केस में क्या होगा कि जैसे छोड़ा है तो मैग्नेटिक फोर्स जब चार्ज पार्टिकल यहाँ पे था तो इसके ऊपर को लगेगी। उसके बाद इसकी ट्रेजेक्ट्री कुछ इस तरह से होएगी जैसे पीछे हमने देखा था, और फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, जब यहाँ पे पहुंचेगा तो वेलोसिटी की डायरेक्शन ये होगी बिल्कुल ऊपर, और अकॉर्डिंग टू अगेन राइट हैंड रूल फोर्स की डायरेक्शन लेफ्ट हो जाएगी। इसी तरह जब यहाँ पे पहुंचेगा इस तरह का पाथ फॉलो करके, तो यहाँ पर वेलोसिटी की डायरेक्शन टेंजेंशियल होएगी लेफ्ट की साइड, एंड राइट हैंड यूज करके मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन जो आएगी वो डाउन आएगी। ओके, फॉर्मूला वही है, Q इज इक्वल टू V क्रॉस B। ठीक है, तो V के लॉन्ग फिंगर रखनी होती है, B के लॉन्ग घुमानी होती है, तो फोर्स की डायरेक्शन ये आने वाली है डाउन, यहाँ पर फोर्स की डायरेक्शन राइट आ जाएगी। मतलब ये है कि अगर हम हर पॉइंट के ऊपर फोर्स की डायरेक्शन देखें तो हम इजीली समझ सकते हैं कि फोर्स की जो डायरेक्शन है वो वेलोसिटी के क्या है, हमेशा परपेंडिकुलर। तो इस वजह से ये फोर्स जो है ना किसी सेंटर के अलोंग एक्ट कर रही है। तो ये जो फोर्स होएगी ये इस चार्ज पार्टिकल को एक सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करवाएगी, जिसकी वजह से इस चार्ज पार्टिकल का जो मोशन होएगा वो सर्कुलर हो जाएगा। मतलब जब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है इस तरह से कि उसकी डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी है, जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है, वो अगर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो तो उसका पाथ कैसे हो जाएगा, सर्कुलर। ठीक है, तो यही यहाँ पे दिखा रखा है, यही चीज इसने यहाँ पे अंदर लिख भी रखी है, तुम पढ़ सकते हो अपने से। तो हमने अभी देखा है कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स होएगी वो कौन प्रोवाइड करवाएगा, मैग्नेटिक फोर्स। तो एफ सी किसके इक्वल आ जाएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू द मैग्नेटिक फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स हमें पता है एम वी स्क्वायर बाय आर होता है, आर हमने इसका रेडियस मान लिया है, जो जो सर्कुलर पाथ का रेडियस आर। ओके, तो फोर्स की वैल्यू हमने अभी पीछे देखी है, क्यू वी क्रॉस बी, तो उससे हमारे पास ये आ जाएगा। तो क्यू वी बी वी साइन ऑफ एंगल 90 डिग्री, साइन थीटा होता है ना, तो थीटा 90 होगा इसके केस में, क्योंकि वी बी एंड वी दोनों परपेंडिकुलर हैं। तो ये आ जाएगा अपने पास, वी से वी कट गया और यहाँ से हमारे पास ये रिलेशन आ गया, यहाँ से आर निकाला तो आर हमारे पास कितना आ गया, एम वी डिवाइडेड बाई क्यू वी। तो ये फॉर्मूला दिमाग में याद रखना है। ओके, कि जो रेडियस होएगा ना चार्ज पार्टिकल का, जब वो मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में इस तरह से मूव करेगा ताकि उसका मोशन वेलोसिटी ऑफ दैट इज along which velocity is acting वो डायरेक्शन एंड मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर हो, तो उसका पाथ सर्कुलर होएगा एंड उसका जो रेडियस होएगा वो ये होने वाला है, ये जो हमने यहाँ पे लिख रखा है, आर इक्वल टू एम वी डिवाइडेड बाई क्यू बी। तो ये आ जाएगा अपने पास इस तरह से। ओके, तो आगे अगर हम थोड़ा सा देखें इसको, हमारे पास ये दे रखा है, अगर हम इस फॉर्मूले को एक और फॉर्म में चेंज कर दें तो वो इस तरह से हम चेंज कर पाएंगे कि आर, हमें पता है एमवी की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, पी लिख सकते हैं, तो एमवी की जगह पर पी डाल दिया। ओके, तो आर इक्वल टू पी बाई क्यू बी हो गया, एंड पी की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ से ये हमारे पास जो फॉर्मूला है इसको हम एनर्जी की टर्म में चेंज कर सकते हैं। हम जानते हैं कि हाफ एम वी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है, तो इस क्वेश्चन को मैंने एम से मल्टीप्लाई कर दिया है, एम से ही डिवाइड, तो यहाँ पर ये आ जाएगा अपने पास। तो एम वी की जगह पे मैं पी लिख सकता हूँ, तो ये स्क्वायर है तो पी स्क्वायर हो गया, नीचे एम है, तो ये वो इधर मल्टीप्लाई होके पी की वैल्यू ये बन जाएगी। ये हमने +1 में भी पढ़ा हुआ है कि पी की वैल्यू हम कितनी लिख सकते हैं, 2m अंडर रूट के ई, मतलब अंडर रूट 2m के ई। तो इसकी वैल्यू को अंडर रूट 2m के ई को हम यहाँ पे डाल देंगे, तो आर की वैल्यू ये आने वाली है, अगर पी की वैल्यू हम अंडर रूट 2m के ई डाल दें, तो मतलब इन टर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी ये हमारे पास रेडियस आ जाएगा चार्ज पार्टिकल का।
ठीक है, तो आगे हम देखते हैं। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो हमने अभी रेडियस पढ़ा है कि एम बी डिवाइडेड बाई क्यू बी के इक्वल होता है। ठीक है, ये जो हमने यहाँ पे लिखा था जिसको बॉक्स में बना रखा है कि आर इक्वल टू एम बी डिवाइडेड बाई क्यू बी, इसके अंत से हम इसका टाइम पीरियड भी पता लगा लेंगे। ओके, कि टाइम पीरियड कितना होएगा इसका। देखो हमने दो चीजें अभी समझी है कि जब चार्ज पार्टिकल मूव करेगा मैग्नेटिक फील्ड में इस तरह से ताकि उसका मोशन एंड मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर हो, तो उसके केस में इसका पाथ सर्कुलर होने वाला है, एंड उस सर्कुलर पाथ का जो रेडियस आने वाला है वो ये आने वाला है आर इक्वल टू एम बी डिवाइडेड बाई क्यू बी। अब तीसरी बात ये है कि ये कितना टाइम लेगा पूरा घूमने में, पूरा सर्कल को कंप्लीट करने में कितना टाइम लेगा, तो वो टाइम पीरियड अब हम निकालेंगे। तो टाइम पीरियड निकालने के लिए आर की वैल्यू ये है, यहाँ से तुम वी निकाल लो, तो वी निकालेंगे तो ये आ जाएगा क्यू बी आर बाई एम। तो हम ये भी जानते हैं कि वी किसके इक्वल होता है, ओमेगा इंटू आर के, वी इज इक्वल टू ओमेगा आर। ओके, एंगुलर वेलोसिटी इंटू रेडियस। तो जब हम दोनों को कंपेयर करेंगे, लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड से राइट को राइट, तो राइट साइड दोनों इक्वल लिख देंगे क्योंकि लेफ्ट साइड इक्वल है। तो राइट इक्वल लिखने पर आर से आर कट गया और हमारे पास ये चीज आ जाएगी कि ओमेगा क्यू बी अपॉन एम। तो ओमेगा क्यू बी अपॉन एम आ गया तो टाइम पीरियड भी आ जाएगा, टाइम पीरियड 2 पाई ओमेगा होता है। तो ओमेगा यहाँ पे डाल दिया तो टी की वैल्यू इतनी आ गई 2 पाई एम डिवाइडेड बाई क्यू बी। तो ये फॉर्मूला भी दिमाग में रखना है। तुम ऐसा कर सकते हो, तुम ओमेगा को दिमाग में रख लो। तो ओमेगा अगर तुम्हें दिमाग में है कि ओमेगा क्यू बी बाई एम होता है, तो टी तो तुम निकाल ही लोगे क्योंकि टी 2 पाई बाई ओमेगा होना है, वो तो पता ही है। ठीक है, तो इसलिए ओमेगा को दिमाग में रख लो। तो यहाँ से ये समझ आता है ये बात कि ये जो टाइम पीरियड है ना, ये इस बात पे नहीं डिपेंड करता कि चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी है। देखो यहाँ पर कहीं पर भी वेलोसिटी की कोई भी रोल नहीं आ रहा, वी तो आ ही नहीं रहा यहाँ पर। ओके, तो मतलब ये हुआ कि ये जो चार्ज पार्टिकल है ना, इसने अगर मैं इसको तेज फेंक दूं चाहे धीरे फेंक दूं, तो इसने सेम टाइम में ही पूरा सर्कल कंप्लीट करना है। ओके, सर्कल का जो रेडियस है वो कम या बड़ा हो सकता है, छोटा या ज़्यादा बड़ा हो सकता है, लेकिन जो टाइम लगेगा उसको एक सर्कल कंप्लीट करने में वो सेम लगेगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस रिजल्ट टाइम पीरियड पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये अपने पास आ जाएगा, इसको भी तुमने दिमाग में रखना है, मतलब ओमेगा को। आगे हम देखेंगे कैनेटिक एनर्जी जो होती है ओके चार्ज पार्टिकल की मैग्नेटिक फील्ड में, उसके ऊपर क्या असर पड़ता है, मतलब उसकी वैल्यू कितनी होती है, जहाँ वो क्या रिएक्ट करती है। तो हम यहाँ से देखेंगे, हमें पता है फोर्स की वैल्यू ये होती है, हमने पढ़ा है अभी। तो फोर्स अगर ये होती है तो अकॉर्डिंग टू यहाँ पर अगर हम देखें तो फिगर में तुम अपनी कॉपी में भी देख सकते हो कि वेलोसिटी की डायरेक्शन इस पॉइंट पर क्या होगी, इस तरह से होगी टेंजेंशियल, फोर्स की डायरेक्शन इस तरह से है। तो बॉडी तो उधर को ही मूव करेगी ना, पार्टिकल तो उधर ही मूव करेगा जिधर उसकी वेलोसिटी है। तो वेलोसिटी अगर इधर है तो इसकी डिस्प्लेसमेंट भी राइट ही इसी डायरेक्शन में होगी, अलोंग द वेलोसिटी। ओके, अलोंग द वेलोसिटी होगी, डिस्प्लेसमेंट भी डी एस हमने वहां पर ऐसे ही लिख रखा है। तो इस वजह से अगर मैं वर्क डन की वैल्यू लिखूं तो वर्क डन तो होता है एफ डॉट डी एस, फोर्स डॉट डी एस। तो वर्क डन ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड अगर हम देखें तो एफ बी क्या हो गया, मैग्नेटिक फोर्स, डॉट डी एस क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट। तो इनके बीच में कितना एंगल है, दोनों के बीच में, एफ बी एंड डी एस के बीच में, डी एस है वेलोसिटी के लॉन्ग एंड एफ बी की डायरेक्शन क्या है, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर। तो मतलब डी एस एंड एफ बी दोनों परपेंडिकुलर हो गए, मतलब 90 डिग्री एंगल हो गया। तो एफ बी डॉट डी एस मतलब एफ बी डी एस कॉस 90 आ जाएगा, कॉस 90 जीरो होता है, तो इस वजह से वर्क डन कितना हो गया, जीरो। तो इसलिए वर्क डन की वैल्यू जीरो होने का मतलब ये हो गया कि अकॉर्डिंग टू द वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन टोटल तो काइनेटिक एनर्जी के चेंज के इक्वल होता है। तो वर्क डन जीरो हो गया तो मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, जीरो। यहाँ पर डेल्टा भी आएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो मतलब काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट। तो मतलब ये समझ के आता है, बात पूरी समझ के ये आती है कि जब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा ना, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी में कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला, काइनेटिक एनर्जी रिमेन सेम। ओके, और इस क्यों सेम रहेगी, क्योंकि जो मैग्नेटिक फोर्स है वो चार्ज पार्टिकल के ऊपर कोई वर्क नहीं करेगी। तो अगर वर्क डन जीरो है तो इस वजह से इसका मतलब क्या है, उसकी एनर्जी को ना बढ़ेगी ना कम होएगी, मतलब जितनी काइनेटिक एनर्जी पहले थी उतनी ही बाद में रहेगी। ओके, यहाँ पे जो चार्ज पार्टिकल है ना, इसकी काइनेटिक एनर्जी हर जगह पर सेम ही रहेगी, उसमें चेंज आने वाला कुछ नहीं है। ओके, तो ये हमारे यहाँ से समझ आता है। ठीक है, तो ये अपने पास आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी रिमेन सेम। तो जैसे मतलब इसके ये हो गया, एक अगर हम एक ही लाइन में बोल दें कि जब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करते हैं ना, तो उसके मोशन की डायरेक्शन तो चेंज हो रही है। यहाँ पर वेलोसिटी की डायरेक्शन राइट थी, यहाँ पर जाके देखो अप होगी, यहाँ पे जाके लेफ्ट हो गई है, यहाँ पे डाउन हो रही है।
तो हर पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी की डायरेक्शन अलग अलग होएगी, लेकिन उसकी जो वैल्यू होएगी वेलोसिटी की वो सेम होएगी। तो वेलोसिटी की वैल्यू सेम होने का मतलब क्या है, स्पीड। ओके, तो स्पीड हर जगह पे चार्ज पार्टिकल की क्या है, सेम है। तो स्पीड सेम है, तो इससे ये समझ आता है कि उसकी काइनेटिक एनर्जी पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि हाफ एम वी स्क्वायर होता है ना, तो एम वहां पर उसकी स्पीड ही तो होती है। अगर वो सेम है तो काइनेटिक एनर्जी रिमेन सेम। तो ये आ जाएगा अपने पास यहाँ तक। ओके, तो बड़ी इंपॉर्टेंट सी रिजल्ट आई है जो तुम्हें समझ में होना चाहिए। ओके, तो ये आ जाएगा। ओके, जो वेलोसिटी की वैल्यू आने वाली है वो कांस्टेंट आने वाली है ना, मतलब स्पीड की जो वैल्यू है, वेलोसिटी तो चेंज होएगी क्योंकि उसकी डायरेक्शन जो चेंज हो रही है चार्ज पार्टिकल के मोशन की, तो वो v कांस्टेंट है। ठीक है, तो जो है हम पढ़ रहे थे, तो ये आ जाएगा इस तरह से। आगे हम देखेंगे कि व्हेन v एंड b आर नॉट परपेंडिकुलर टू ईच अदर, अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन एंड वेलोसिटी की डायरेक्शन परपेंडिकुलर नहीं है, तो उसके केस में इस चार्ज पार्टिकल का जो जो ट्रजेक्टरी होएगी वो किस तरह की होएगी। तो ये यहाँ पे फिगर में तुम देख सकते हो बना रखा है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस बार अपवर्ड है। मतलब अपवर्ड इन कहने का मतलब है कि जैसे ये एरो दिखा रखे हैं वो एक्सिस के लॉन्ग, एंड जो वेलोसिटी है वो किसी एंगल पर है। ये देखो थीटा एंगल बना रखा है। अब ये वेलोसिटी इससे 90 डिग्री के एंगल पर नहीं है, ओके, किसी थीटा एंगल के ऊपर है। तो इसके केस में इसका जो पाथ होगा वो किस तरह का होगा। तो इसके पाथ को समझने के लिए हम इस वेलोसिटी को क्या करेंगे, इसके दो कंपोनेंट बनाएंगे। एक कंपोनेंट हमें चाहिए जो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, तो वो इसका कंपोनेंट जो आने वाला है वो हमें पता है, वो v साइन थीटा आएगा, क्योंकि इसके साथ एंगल cos थीटा बन रहा है ना, तो इसके लॉन्ग कॉस आना है b के डायरेक्शन के लॉन्ग, तो वो v कॉस आ गया, और परपेंडिकुलर वाला v साइन आना है। तो हम ये जानते हैं कि ये जो कंपोनेंट होगा ना v साइन थीटा, जो कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है, इसके कारण चार्ज पार्टिकल का जो मोशन होगा वो सर्कुलर होगा, क्योंकि हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था पीछे R इक्वल टू एम वी डिवाइडेड बाई क्यू बी, यहाँ भी लिख रखा है, उसके अंदर जो v होता है ना, वो v वो वेलोसिटी होती है जो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होती है। तो इसके केस में तो परपेंडिकुलर वेलोसिटी v साइन थीटा है, तो इस वजह से इस फॉर्मूले के अंदर जो वेलोसिटी आ गई वो v साइन थीटा आ गई, क्योंकि ये है वेलोसिटी, लेकिन ये वेलोसिटी की वो कंपोनेंट है जो मैग्नेटिक फील्ड के क्या है, परपेंडिकुलर। तो इसके केस में फिर v साइन थीटा आएगा क्योंकि यही परपेंडिकुलर है। तो रेडियस जो होने वाला है इस चार्ज पार्टिकल का, इस की वजह से जो वेलोसिटी का ये कंपोनेंट है वो इतना होने वाला है। तो मतलब है कि इस कंपोनेंट की वजह से इसने पाथ कैसे फॉलो करना है, सर्कुलर, तो सर्कुलर पाथ फॉलो करेगी ये। लेकिन इसके पास एक और कंपोनेंट है v cos थीटा, जिसकी वजह से ये चार्ज पार्टिकल धीरे धीरे ऊपर भी उठने लग जाएगा। इस वजह से इसका पाथ इस तरह से होगा जैसे तुम्हें ये फिगर में दिखा रखा है, हेलिकल पाथ। ओके, कि ये सर्कुलर भी घूमता रहेगा और धीरे धीरे ऊपर भी उठता रहेगा। तो ये इसका हेलिकल पाथ होएगा, ये लिख भी रखा है हेलिकल पाथ, जब v एंड b एक दूसरे के परपेंडिकुलर ना हो। ओके, तो वो रेडियस जो होएगा हेलिकल पाथ का, अगर हम रेडियस की बात करें तो वो इतना आ जाएगा, ये लिख रखा है। टाइम पीरियड हमें पता ही है, ये टाइम पीरियड कितना आने वाला है 2 पाई m डिवाइडेड बाई क्यू बी, क्योंकि इसकी वैल्यू चेंज नहीं ना होएगी। ओके, क्योंकि ये वेलोसिटी के तो इंडिपेंडेंट होता है। तो इसने जो एक पूरा मगर एक हेलिकल पाथ कंप्लीट करने में जो टाइम लगेगा वो इतना लगेगा। ठीक है, तो ये अपने पास आ जाएगा, चाहे पाथ छोटा हो चाहे बड़ा हो, टाइम इतना ही लगने वाला है। आगे हम अगर पिच की बात करें, एक वर्ड होता है पिच, पिच का मतलब होता है कि इसने एक पूरा हेलिकल पाथ कंप्लीट करते समय कितना ऊपर को डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया। ऊपर भी उठ रहा है ना ये, तो एक जब ये पूरा ऐसे घूमेगा तो उस समय इसने कितना ऊपर को इसने डिस्प्लेसमेंट कर ली, उसी को हम पिच बोलते हैं। ये लिख भी रखा है इसमें अंदर, डिस्टेंस ट्रेवल बाय पार्टिकल इन वन टाइम पीरियड। तो स्पीड हमें पता है कितनी है, तो क्या स्पीड डिस्टेंस बाय टाइम होती है। तो यहाँ से अगर हम डिस्टेंस की बात करें, स्पीड की तो वैल्यू कितनी है, स्पीड तो ये है अपने पास v cos थीटा, इसी वेलोसिटी से तो वो ऊपर जा रहा है, तो v cos थीटा वेलोसिटी होगी, स्पीड होगी, इसको टाइम से मल्टीप्लाई कर देना है, टाइम ये लिख रखा है, तो टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया अपने पास। ठीक है, तो पिच की वैल्यू आ गई v cos थीटा 2m पाई डिवाइडेड बाय क्यू बी, तो ये पिच आ जाएगा अपने पास। ओके, तो इसको थोड़ा सा दिमाग में रखना है कि पिच क्या होता है एंड इसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाती है ना। फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला तुम्हें बस वही पता होना चाहिए, रेडियस का कितना होता है, ओके, जो परपेंडिकुलर वाले पिछले केस में किया था, रेडियस का एंड ओमेगा का, एंगुलर वेलोसिटी का। ठीक है, उससे तुम बाकी के सारे रिजल्ट निकाल सकते हो। ओके, तो आगे आ जाएगा अपने पास साइक्लोट्रॉन। ठीक है, तो ये बड़े नंबरों में ये क्वेश्चन आता होता है। ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट भी लिख रखा है।
5 नंबर में ये सवाल आता होता है। तो जो अंदर थ्योरी लिख रखी है ये तुम पढ़ सकते हो अपने आप से, क्योंकि मैं तुम्हें इसका यहाँ डायग्राम से समझा दूंगा, वही थ्योरी के अंदर लिख रखा है। ठीक है, तो डायग्राम में देखो क्या दे रखा है, इस तरह से ये दो ना डी शेप की हमारे पास ये दो डिवाइसेस हैं, इनको डीज बोलते हैं, ये लिख भी रखा है DWS। इस डीज में क्या हो रखा है कि इस डीज के रीजन के अंदर ना मैग्नेटिक फील्ड है, ये क्रॉस बना रखा है। क्रॉस का मतलब यहाँ पर है कि मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन है। इन रीजन में बस मैग्नेटिक फील्ड है, इधर भी इसी तरह से। एक ऊपर हमने क्या लगा रखा है, यहाँ पर हमने एक AC वोल्टेज लगा रखी है। ओके, तो किसी भी टाइम पर ये लेफ्ट साइड की पोलैरिटी पॉजिटिव है, राइट की नेगेटिव है। ओके, किसी भी टाइम पर। एंड ये हम कर क्या रहे हैं कि जब यहाँ की पोलैरिटी पॉजिटिव है ना, उस टाइम हमने यहाँ से एक चार्ज पार्टिकल को रिलीज कर दिया है। ओके, हमने छोड़ दिया। यहाँ पर रिलीज करने का मतलब है कि यस छोड़ा है, कोई वेलोसिटी नहीं दी। तो जैसे मैं चार्ज पार्टिकल को छोड़ूंगा जिसपे पॉजिटिव चार्ज है, तो होगा क्या, क्योंकि यहाँ की पोलैरिटी पॉजिटिव है इस साइड की, इस साइड की नेगेटिव है, ये जो नेगेटिव है इस साइड की, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड होएगी पॉजिटिव से नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ। तो ये चार्ज पार्टिकल जो है ना, उसके ऊपर फोर्स लगेगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन के अलॉन्ग है, लेफ्ट टू राइट है, तो इस वजह से पॉजिटिव चार्ज के ऊपर फोर्स भी लेफ्ट टू राइट लगेगी। उस फोर्स के कारण, ये देखो F लिख भी रखा है यहाँ पर, उस फोर्स के कारण ये राइट को मूव करना शुरू कर देगा और इसकी वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ने लग जाएगी, एक्सेलरेट करेगा ये। तो उसके कारण पहले तो 0 थी जब यहाँ पे छोड़ा था, अब जब यहाँ पे राइट साइड पहुंचेगा तो कुछ वेलोसिटी v होएगी इसकी। तो चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी यहाँ पहुंचने के बाद v है, उसकी डायरेक्शन हॉरिजेंटल है। अब इस रीजन में तो सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड है इनटू द प्लेन, एंड वेलोसिटी की डायरेक्शन हॉरिजेंटल है, तो दोनों 90 डिग्री एंगल पर होंगे b एंड v। तो इसकी वजह से इस चार्ज पार्टिकल का मोशन इन मैग्नेटिक फील्ड वो कैसे होगा, सर्कुलर होगा। तो चार्ज पार्टिकल इस तरह का सर्कुलर पाथ फॉलो करता हुआ यहाँ पर पहुंच जाएगा, इस पॉइंट के ऊपर, मतलब आधा सर्कल कंप्लीट करेगा और यहाँ पहुंच जाएगा। जैसे ये यहाँ पर पहुंचेगा तो होगा क्या कि इस साइड का जो पोलैरिटी है वो नेगेटिव हो जाएगी और इस साइड की पॉजिटिव हो जाएगी। ये AC वोल्टेज थी ना, तो ये AC वोल्टेज क्या करेगी, अपनी पोलैरिटी चेंज कर लेगी, इधर का पोटेंशियल अब लो कर लेगी जिधर का पहले हाई था, और इधर का हाई कर लेगी जिधर का पहले लो था। इस वजह से अब क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट डायरेक्शन में आ जाएगी, क्योंकि हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल होती है ना फील्ड, तब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या आ जाएगी, राइट टू लेफ्ट। तो चार्ज पार्टिकल यहाँ पर है, तो चार्ज पार्टिकल के ऊपर लेफ्ट को फोर्स लगेगी और वो फिर मूव करना शुरू करेगा, एंड उसकी वेलोसिटी पहले यहाँ पर जब था तब v थी, जब लेफ्ट में पहुंच गया तब हमने कुछ और मान ली v1, तो डेफिनेटली v1 ज़्यादा ही होएगी v से, क्योंकि उसके ऊपर कुछ फोर्स लगी थी। तो यहाँ पे पहुंचेगा, फिर यहाँ पर तो सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड ही है, तो फिर से उसका पाथ यहाँ पर कैसे हो जाएगा, सर्कुलर, और यहाँ पर पहुँचता पहुँचता आधा सर्कल कंप्लीट करता यहाँ पे पहुँच जाएगा। तो इस रीजन में तो फिर से मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में तो उसकी वेलोसिटी चेंज होनी नहीं है, जैसे यहाँ पर भी जब वो पहुंचा था यहाँ से v थी और यहाँ पहुंचने के बाद भी उसकी v थी, क्योंकि हमें पढ़ा है हमने कि मैग्नेटिक फील्ड में जब चार्ज पार्टिकल मूव करता है तो उसकी वेलोसिटी पे कुछ भी असर नहीं पड़ता, ये हमने देखा था पीछे। ओके, यहाँ भी ऊपर लिख रखा है देखो, v कांस्टेंट होती है। व्हेन चार्ज पार्टिकल मूव इन मैग्नेटिक फील्ड देन इट्स वेलोसिटी रिमेन कांस्टेंट। ओके, तो वेलोसिटी कांस्टेंट रहने वाली है। अगर यहाँ पर v1 है तो घूम के जब यहाँ आएगा तब भी v1 ही होएगी फिर से, लेकिन जैसे यहाँ पे पहुंचा ये, तो ये पोलैरिटी फिर से चेंज होगी, फिर से ये पॉजिटिव हो गया जो नेगेटिव था, और फिर से ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा जो पहले पॉजिटिव था। तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड फिर से होगी राइट डायरेक्शन में, तो फिर से इसके ऊपर फोर्स लगेगी, इस तरह चार्ज पार्टिकल फिर और वेलोसिटी इंक्रीज करता हुआ यहाँ पहुँच जाएगा। तो इस तरह से जिसका पाथ ये हेलिकल हम कह सकते हैं कि इस तरह से घूमता घूमता एंड में ये यहाँ से बाहर निकल जाएगा, इस पॉइंट से, इस तरह से। इसने शो नहीं कर रखा, लेकिन इस पॉइंट से यहाँ से ये बाहर निकल जाएगा। ओके, तो चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी हम समझ सकते हैं तभी बढ़ रही है जब वो इस रीजन से पास कर रहा है, ये अंदर वाला जो रीजन है। जब जो डी से पास कर रहा है, ये जो डीज हैं जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है, तब वेलोसिटी में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मतलब स्पीड में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, सिर्फ तभी पड़ रहा है जब वो इस रीजन से पास कर रहा है। ओके, तो इस तरह से हर बार जब वो यहाँ से रीजन से पास करेगा तो इसकी वेलोसिटी बढ़ती रहेगी और एंड में यहाँ पर वो बड़ी हाई स्पीड से यहाँ से बाहर निकलेगा। ओके, इनिशियली स्पीड उसकी हमने जस्ट रिलीज किया था 0 थी, लेकिन जब बाहर निकलेगा तो एट वेरी हाई स्पीड। ओके, तो होता क्या है कि देखो, हम ये जो बोल रहे हैं कि यहाँ की पोलैरिटी कभी पॉजिटिव थी कभी नेगेटिव थी, बाद में ये नेगेटिव हो जाएगी ये पॉजिटिव हो जाएगी,
तो वो जो एक फ्रिक्वेंसी होएगी, फ्रिक्वेंसी का मतलब है कि जिस नंबर ऑफ साइकिल, मतलब कितनी तेजी से यहाँ की पोलैरिटी पॉजिटिव एंड नेगेटिव होने वाली है, वो इस बात पे डिपेंड करना चाहिए कि ये जो चार्ज पार्टिकल है इसकी फ्रिक्वेंसी कितनी है। ओके, जब वो दोनों मैच करेंगी, क्योंकि बात ये है ना कि जैसे ही चार्ज पार्टिकल यहाँ से यहाँ पहुँचेगा घूमकर, ओके, ये पाथ को फॉलो करता, उसी टाइम ये नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाना चाहिए और पॉजिटिव से नेगेटिव। इसी तरह चार्ज पार्टिकल फिर यहाँ से यहाँ गया, फिर घूम कर जैसे वो यहाँ आया तो एकदम उसी टाइम पर इसकी पोलैरिटी चेंज होनी चाहिए। हल्का सा भी अगर आगे पीछे हुआ तो इसका जो फिर मोशन होएगा उसके अंदर फिर डिस्टर्बेंस आएगी। ओके, तो फिर इसकी स्पीड हमेशा बढ़ नहीं सकती, उसमें डिस्टर्बेंस आ जाएगी। इस वजह से हम करेंगे क्या, इसकी जो फ्रिक्वेंसी है, क्योंकि ये कुछ टाइम लेगा ना घूमने में, तो अगर कुछ टाइम लेगा, टाइम का उल्टा तो फ्रिक्वेंसी होता है, उस फ्रिक्वेंसी को ये जो एसी वोल्टेज है इसकी फ्रिक्वेंसी के साथ क्या कर देंगे, मैच कर देंगे। ओके, तो उस कंडीशन को रेजोनेंस बोलते हैं। रेजोनेंस का मतलब है कि मैचिंग कंडीशन आ जाना। तो अगर ऐसी कंडीशन आ गई, वो मैचिंग बनानी पड़ेगी, तभी हमारे पास क्या होएगा, ये चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी हमेशा बढ़ती रहेगी इस रीजन में जैसे वो एंटर होगा, एंड लास्ट में बहुत हाई वेलोसिटी से यहाँ से बाहर निकल आएगा। तो ये था बेसिकली इसके अंदर। हम आगे फ्रिक्वेंसी जो होती है उसको हम आगे थोड़ा देख भी लेते हैं। ओके, रेडियस का तो तुम्हें पता ही है, तो रेडियस तो तुम निकाल लोगे, फ्रिक्वेंसी को हम आगे देख लेते हैं। तो जो रेडियस निकल के वैसे आने वाला है, अगर तुम देखना चाहते हो, तो रेडियस वो ये आ जाएगा mv डिवाइड बाई क्यू बी। ये फॉर्मूला होता ही है ना, क्योंकि चार्ज पार्टिकल का जो मोशन है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, तो mv बाई क्यू बी रेडियस आ गया। ये जो थ्योरी लिख रखी है ना, ये तुम खुद से पढ़ लेना। इसके पिछले पेज पर भी, जो 13 पेज के ऊपर भी लिख रखा है, वो तुम पढ़ सकते हो। वो सब कुछ वही लिखा है जो मैंने बता दिया तुम्हें फिगर में। ओके, तो आगे हम अगर देखें, जो रेडियस है दैट इज एम वी बाई क्यू बी, तो रेडियस जो एम वी बाई क्यू बी होता है, तो हमें वो डी का रेडियस तो पता होगा। जब वो चार्ज पार्टिकल बाहर निकलेगा तो उस समय उसका सेंटर से कितना दूरी होगा, उसको अगर हम आर मान ले तो हम फिर वेलोसिटी v निकाल सकते हैं। तो v कितने के निकल के आ जाएगा, ये निकल के आ जाएगा, सारी टर्म उधर ले जाएंगे तो v की वैल्यू ये आ जाएगी। तो ये तो मैक्सिमम वेलोसिटी होगी, क्योंकि उस समय जो रेडियस था जब वो बाहर निकल रहा था तब वो मैक्सिमम था ना, जब वो चार्ज पार्टिकल बाहर निकला था डी से। तो अगर r मैक्सिमम है तो वेलोसिटी फिर मैक्सिमम होगी। तो वेलोसिटी जो मैक्सिमम जो वेलोसिटी से वो बाहर निकलेगा तो वो ये वैल्यू आ जाएगी। एंड जो कैनेटिक एनर्जी होगी वो हाफ एम वी स्क्वायर होती है, तो ये v की वैल्यू यहाँ डाल देनी है, तो हमारे पास ये रिजल्ट निकल के आ जाएगा कैनेटिक एनर्जी का। ओके, जो कैंसिल होना कैंसिल हो गया। कैनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम। तो कैनेटिक एनर्जी, जिस एनर्जी से वो बाहर निकल के आएगा, उसकी वैल्यू ये आ जाएगी। इनिशियल उसके पास 0 थी क्योंकि हमने जस्ट रिलीज किया था, ठीक है। तो फाइनल कैनेटिक एनर्जी ये होगी चार्ज पार्टिकल के पास। ओके, तो उसके बाद अगर हम इसी फॉर्मूले को एक और टर्म में चेंज करना चाहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस की टर्म में, तो हम ये लिख सकते हैं कि कैनेटिक एनर्जी किसके इक्वल हो जाएगा, क्यू इंटू वी चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि ये वर्क डन के इक्वल होता है ना, क्यू इंटू वी चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, तो वर्क तो एनर्जी के इक्वल होता है। तो यही चीज क्या हो जाएगी, फिर कैनेटिक एनर्जी हो जाएगी। तो इसके बाद हम आगे देखें इसको, अगर तो अगर हम मान लो सपोज कर लो कि उसने जो n नंबर ऑफ रोटेशन ली है ना, कि जो चार्ज पार्टिकल जब वो घूम रहा था तो उसकी n रोटेशन हो गई थी टोटल। तो जब वो एक रोटेशन लेता था तब वो जो गैप था, तुम पिछले पेज में देख सकते हो, डीज के बीच में जो गैप था उसमें से 2 बार निकल रहा था एक रोटेशन के टाइम पर। ओके, एक बार जब वो लेफ्ट से राइट आ रहा था, एक बार जब राइट से लेफ्ट आ रहा था, तो 2 बार निकल रहा था। इसलिए अगर उसने n रोटेशन डीज के अंदर की हैं तो उसने, इसका मतलब है 2n रोटेशन की होंगी, 2n बार वो जो गैप था उससे निकला होगा। तो कैनेटिक एनर्जी में फिर कितने से इंक्रीज हो जाएगा, 2n क्यू इंटू वी, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस तो v है, जो हमने वो हाई वोल्टेज सोर्स लगा रखा था, इसी वोल्टेज सोर्स, उसमें पोटेंशियल डिफरेंस v है, चार्ज q है, तो इतनी कैनेटिक एनर्जी आ जाएगी। इसको तुम जो कैनेटिक एनर्जी पहले हमने यहाँ पे ये देखो निकाल के रखी हुई है, तो उसके इक्वल तुम रख सकते हो। ये जो कैनेटिक एनर्जी निकाली हुई है हमने, दिस वन, इसके इक्वल तुम इस वैल्यू को रख देना। तो जैसे रख दोगे तो तुम्हारे पास ये भी रिलेशन आ जाएगा, ठीक है, कैनेटिक एनर्जी का एंड पोटेंशियल डिफरेंस की टर्म में, तो ये हो जाएगा। तो बस थोड़ा सा ध्यान में होना चाहिए कैसे दोनों को हम कंपेयर करते हैं। इतना कुछ ज़्यादा वैसे पूछा तो नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में भी पूछते हैं वो।
तो टाइम पीरियड जो हम जानते हैं कि टाइम पीरियड की वैल्यू तो इतनी होती है, इट इज़ ओमेगा इज इक्वल टू क्यू वी अपॉन एम। तो ये टाइम पीरियड होता है अपने पास। तो टाइम पीरियड एंगुलर वेलोसिटी होती है, तो इससे टाइम पीरियड ये निकल आएगा एंगुलर वेलोसिटी से। एंगुलर वेलोसिटी होती है क्यू वी बाई एम, तो टाइम पीरियड ये आ गया। तो चार्ज पार्टिकल का पूरी एक रोटेशन में टाइम पीरियड इतना है, तो इसका उल्टा कर देंगे तो फ्रिक्वेंसी आ जाएगा। तो फ्रिक्वेंसी ये आ गया। तो चार्ज पार्टिकल की ये फ्रिक्वेंसी है, इतनी ही फ्रिक्वेंसी अब हमें क्या करनी पड़ेगी, उस एसी वोल्टेज सोर्स की रखनी पड़ेगी। तो हमने एसी वोल्टेज सोर्स की फ्रिक्वेंसी को इतना कर दिया जितना उस चार्ज पार्टिकल की मतलब फ्रिक्वेंसी थी। तो वहां से फिर ये क्या कंडीशन बन जाएगी, रेजोनेंस की। मतलब ये हो जाएगा कि जब वो चार्ज पार्टिकल डीज के अंदर घूम कर आएगा, उसी समय फिर वो जो एसी वोल्टेज है उसकी पोलैरिटी चेंज हो जाएगी, अगर ये फ्रिक्वेंसीज क्या हो जाए, दोनों मैच हो जाए। ठीक है, तो ये अपने पास आ जाएगा। आगे कुछ लिमिटेशन लिख रखी है साइक्लोट्रॉन की। तो लिमिटेशन में यही होता है कि चार्ज पार्टिकल जो होता है ना, हम इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको हम इस साइक्लोट्रॉन से एक्सलरेट नहीं करते। मतलब साइक्लोट्रॉन इज नॉट यूज फॉर गिविंग हाई वेलोसिटी टू इलेक्ट्रॉन्स। उसका रीज़न ये है कि जैसे ही कोई बॉडी मूव करती है ना, तो उसकी वेलोसिटी से के कारण, मतलब उसके मोशन के कारण उसका मास बढ़ता है। तो इलेक्ट्रॉन बहुत लाइट पार्टिकल है, तो अगर हम उसको यूज़ करेंगे तो उसका हाई वेलोसिटी के कारण उसका मास बहुत बढ़ जाएगा। इस वजह से उसका जो पाथ होगा फिर वो चेंज हो जाएगा साइक्लोट्रॉन के अंदर। तो मतलब इस वजह से हम वी डू नॉट यूज इलेक्ट्रॉन फॉर एक्सलरेटिंग एज अ चार्ज पार्टिकल इनसाइड द दैट साइक्लोट्रॉन। तो यही लिख रखा है इसके अंदर। ठीक है, तो ये तुम देख सकते हो खुद से। तो दूसरी बात ये है लिमिटेशन सेकंड, अगर हम इसमें देखें तो जो सिर्फ चार्ज पार्टिकल है उन्हीं को एक्सलरेट किया जा सकता है ना। अगर चार्ज नहीं होगा तो फिर फोर्स ही नहीं लगनी। फिर फोर्स तो चार्ज पार्टिकल पे लगेगी ना, मैग्नेटिक फील्ड के चाहे अंदर हो चाहे वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हो। तो अगर उसके ऊपर चार्ज ही नहीं है तो उस पार्टिकल को हम फिर साइक्लोट्रॉन से एक्सलरेट नहीं कर सकते। तो ये दूसरी लिमिटेशन आ जाएगी कि ओनली चार्ज पार्टिकल कैन बी एक्सलरेटेड। ओके, तो इस तरह से जो और भी कोई है वो तुम पढ़ सकते हो, बहुत ईजी होएगी जो भी होएगी।